Dear students, I hope all of you have done your previous homework. So let's discuss A part at page number 48 of your English grammar book. So have a look at page number 48. Underline the verbs in the following sentences and write whether they are transitive or intransitive verb. आप लोगों ने इन सेंटेंसेस में जो ट्रांजिटिव वर्ब है या इनट्रांजिटिव वर्ब है उसको आपने अंडरलाइन करना है और उसके सामने आपने लिखना भी है कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है या इनट्रांजिटिव वर्ब है. सो फर्स्ट इज चिल्ड्रन वर प्लेइंग क्रिकेट. वर प्लेइंग जो है इससे हमें पता चलता है कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है. आपने इसको अंडरलाइन करना है और इसके सामने ब्लैंक में आपने ट्रांजिटिव वर्ब लिखना है. सेकेंड, एप्पल टेस्ट स्वीट. तो टेस्ट जो है यहाँ पर ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो आपने इसको अंडरलाइन करना है और इसके सामने ट्रांजिटिव वर्ब लिखना है. थर्ड वन, द पिजन इज फ्लाइंग इन द स्काई. इज फ्लाइंग से हमें पता चलता है कि ये इनट्रांजिटिव वर्ब है तो आपने इसके सामने इनट्रांजिटिव वर्ब लिखना है. फोर्थ वन, द ड्राइवर स्टॉप्ड द ट्रेन. स्टॉप्ड को अंडरलाइन करना है और फ्रंट में लिखना है ट्रांजिटिव वर्ब. वी लव अवर कंट्री. लव जो है इसे हमें पता चलता है कि ट्रांजिटिव वर्ब है. सिक्स वन, राघव हैज़ मेड अ पेपर बोट. हैज़ मेड को अंडरलाइन करना है और ट्रांजिटिव वर्ब लिखना है. सेवन, शी सेल्स हैंकरचीफ्स. शेल्स जो है ये वर्ब है तो इसको आपने अंडरलाइन करना है, इसके सामने ट्रांजिटिव वर्ब लिखना है. एट्थ वन, द बेबी वॉज हाइडिंग अंडर द बेड. वॉज हाइडिंग को आपने अंडरलाइन करना है, इसके फ्रंट में इंट्रांजिटिव वर्ब लिखना है. प्रीति इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल. इज लुकिंग को आपने अंडरलाइन करना है और फ्रंट में इंट्रांजिटिव वर्ब लिखना है. आई रैंग द बेल. रैंग को अंडरलाइन करना है और फ्रंट में आपने ट्रांजिटिव वर्ब लिखना है. सो हैव अ लुक एट पेज नंबर 46. Keep in mind, am is used with the pronoun I. इस चीज़ को हमने हमेशा ही ध्यान में रखना है कि am का यूज़ जो है प्रोनाउन I के साथ होता है. is used with the pronoun he, she, it and singular nouns. और is का जो यूज़ होता है वह he, she, it और singular nouns के साथ में किया जाता है. सेकेंड, R is used with the pronouns you, we, they and plural nouns. और R का यूज जो है वो प्रोनाउंस के साथ में होता है जैसे you, we, they और plural nouns के साथ. थर्ड वन, was is used with the pronouns I, he, she, it and singular nouns. was का जो यूज होता है वो प्रोनाउंस I, he, she, it और singular nouns के साथ में होता है. was is the simple past form of am and is. was जो है वो simple past tense form है किसकी, is और am की. फोर्थ वन, was is used with the pronoun you, we, they and plural nouns. वर का जो है वो यूज़ किया जाता है इन प्रोनाउंस के साथ में जैसे you, we, they और प्लूरल नाउन्स के साथ में. वर इज द सिंपल पास्ट फॉर्म ऑफ आर. वर जो है सिंपल पास्ट फॉर्म है आर की. प्रेजेंट में आर होता है और पास्ट में वर होता है. फिफ्थ वन, हैज इज यूज्ड विद द प्रोनाउंस ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन्स. हैज का यूज किया जाता है इन प्रोनाउंस के साथ में ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन्स के साथ में. नेक्स्ट, have is used with pronouns I, you, we, they and plural nouns. और have का यूज़ किया जाता है इन pronouns के साथ में I, we, you, they और plural nouns के साथ में. had is used with pronouns I, you, we, they, he, she, it and singular and plural nouns. had is the simple past form of the have and has. हैड का जो है यूज़ किया जाता है इन प्रोनाउंस के साथ में आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और सिंगुलर और प्लूरल नाउन के साथ में. और हैड जो है सिंपल पास्ट टेंस फॉर्म है हैव और हैज़ की. लास्ट पॉइंट इज हैज़, हैव,
और had are used to indicate possession. Has, have और had का यूज जो है possession को बताने के लिए किया जाता है. Next is type of verbs. The verbs of two types. Verbs जो है दो तरह के होते हैं. First is transitive verb. Transitive verb को हिंदी में सकर्मक क्रिया कहते हैं. And second type of verb is intransitive verb. Intransitive verb को अकर्मक क्रिया कहते हैं. Transitive verb. Verb which require an object after them to complete their sense are known as transitive verb. जिसको अपना ट्रांजिटिव वर्ब जो है जिसको सकर्मक क्रिया कहते हैं. तो ऐसी सकर्मक क्रिया जिसको वाक्य का अर्थ स्पष्ट करने के लिए अपने बाद कर्म की ज़रूरत पड़ती है उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव परचेज्ड अ बाइक. सेकेंड है आई सॉ हिम यस्टरडे. In the sentences above, verbs have, purchased and saw require objects, a bike and him, respectively, to make complete sense. If we say I have purchased or I saw, it will not make any sense. Thus, transitive verbs always need an object. ट्रांजिटिव वर्ब को हमेशा ही अपना सेंस कंप्लीट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है. जैसे कि इस एग्जांपल में इनमें एग्जांपल्स में बताया गया है. जैसे फर्स्ट एग्जांपल में आई हैव परचेज्ड अ बाइक. तो यहाँ पर हैव परचेज्ड का यूज़ किया जा रहा है तभी इसकी पूरी सेंस बन रही है. एग्जाम्पल: the order, bring, demand, hate, punish, dig, desire, etc. The noun or pronoun that is affected by or receives the action of the verb is known as object. कोई भी noun या pronoun जब उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है किसी भी एक्शन का, किसी भी क्रिया का, तो उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं. एग्जाम्पल: दे पनिश्ड द नॉटी स्टूडेंट्स. इन द सेंटेंस द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब पनिश्ड इज नॉटी स्टूडेंट्स. सेकेंड टाइप ऑफ वर्ब इज intransitive verb. Verb that do not require an object to complete their sense are known as transitive verb. ऐसी वर्ब जिसको कि अपना सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है उनको इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई रन डेली, ही गोज, श्वेता वेप्ट. दे आर सर्टेन वर्ब्स दैट कैन बी यूज्ड ओनली इंट्रांजिटिवली. यह एग्जाम्पल है इंट्रांजिटिव वर्ब के. डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. We know that transitive verb need an object to complete their sense. There are some transitive verb that take two objects after them, one of which is a thing and other some person. Direct or indirect object. हम यह जानते हैं कि जो ट्रांजिटिव वर्ब है उसको अपनी सेंस कंप्लीट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है. बेशक वह कोई चीज़ है या वह कोई व्यक्ति है. एग्जाम्पल: शी गेव हर अ डॉल. सेकेंड इज द टीचर टॉट मी अ लेसन. दीज सेंटेंसेस कुड बी रिटन एज. इन सेंटेंसेस को इस तरह से भी लिखा जा सकता है: शी गेव अ डॉल टू हर. एंड नेक्स्ट इज द टीचर टॉट अ लेसन टू मी. देयरफॉर doll and a lesson in third and fourth are direct object because direct object is usually the name of a thing. Her and me in sentence first and second are indirect object, as indirect object is usually the name of some person. Next, note:
Direct object is usually a non-living thing and indirect object is usually a person, animal or a living thing. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो यूजुअली एक नॉन लिविंग थिंग होता है और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वह कोई पर्सन, एनिमल या कोई भी लिविंग थिंग हो सकता है. ऑल्सो द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूजुअली कम बिफोर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स के पहले भी आ सकता है. Each of the above given sentences has two objects. अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे जिसमें कि दो ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं. In the first sentence, the verb gave has two objects, her and doll. In the second sentence, the verb taught has two objects, me and lesson. So today you have to fill B part in your English grammar book at page number 49. Thank you.